आज क्या करना था? आज है आर्टिकल 131 से 134। तो पहले समझो क्या करना है। 131 में क्या है? आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। मतलब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अर्थात सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल 131 के थ्रू किस शक्ति का प्रयोग करेगा। ठीक है। 132 क्या है? 132 सुप्रीम कोर्ट एक अंतिम अपीली न्यायालय है। किन किन मामलों में? दीवानी और फौजदारी मामलों में। 133 दीवानी मामलों में और 134 फौजदारी मामलों में। ठीक है। तो देखो शुरू करो। आर्टिकल 131 क्या है हेडिंग इसका? सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। मतलब इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट किन मामलों की सुनवाई करेगा? ऐसे मामले जो कैसे हैं? परिसंघी प्रकृति के मामले हैं। परिसंघी प्रकृति का मतलब भारत कैसा देश है? भारत संघात्मक शासन का देश है। कैसा देश है? संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। इसके तहत क्या होता है भारत में? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होगा। किसके बीच? केंद्र और राज्यों के मध्य। अगर शक्तियों के मध्य बंटवारा है तो हो सकता है कभी ना कभी किसी बिंदु पर इन दोनों के बीच क्या हो जाए? विवाद। और इस विवाद को सुलझाने की शक्ति किसके पास? एक ऐसी संस्था जो कैसी हो? स्वयं में स्वतंत्र हो और दोनों केंद्र और राज्यों से कैसा हो? निष्पक्ष हो। ठीक है। तो 131 के तहत क्या होगा? केंद्र और राज्यों के मध्य उत्पन्न हुए विवादों को सुलझाने का काम कौन करेगा? भारत का सुप्रीम कोर्ट। ये अनुच्छेद किससे संबंधित है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर। ठीक है। जैसे क्या हो सकता है? इसकी 3 शर्तें। एक तरफ केंद्र हो और दूसरी तरफ राज्यों का समूह, दोनों के बीच विवाद हो जाए, कौन सुलझाएगा? दूसरी शर्त क्या हो सकती है? एक तरफ केंद्र तथा कुछ राज्य हो और दूसरी तरफ कुछ राज्यों का समूह हो। अगर ऐसे में विवाद हो जाए तो सुलझाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। तीसरी शर्त क्या हो सकती है? एक तरफ कुछ राज्य हो और दूसरी तरफ कुछ राज्य हो। ऐसे में अगर तीनों के मध्य, इन तीनों शर्तों के साथ अगर केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद हो जाए या राज्यों के मध्य विवाद हो जाए तो ऐसे विवादों को सुलझाएगा कौन? भारत का सुप्रीम कोर्ट। कैसे हो सकता है? सोचो, विवाद कैसे हो सकता है केंद्र और राज्य के मध्य? बताओ। गुड। जैसे ये 7th शेड्यूल है, इस 7वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? एक तरफ संघ सूची के विषय है, दूसरा राज्य सूची के विषय है, तीसरा समवर्ती सूची के विषय। मतलब संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास? केंद्र के पास। राज्य सूची में जितने विषय हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास? स्टेट के पास। समवर्ती सूची में जितने विषय हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास? दोनों के पास। या तो केंद्र बताएगा या राज्य। अगर एक ही विषय पर दोनों ने अपनी कानून बना लिया तो कौन प्रभावी होगा? सेंटर का। याद रखना, अगर कोई एक विषय है, जैसे मान लो शिक्षा। शिक्षा क्या था? शिक्षा 42वें संविधान संशोधन से पहले किसका विषय था? राज्य का। जैसे ही 42वां संविधान संशोधन हुआ, इस शिक्षा संबंधी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास हो गई? दोनों के पास हो गई। यानी इसको कहां से उठाया गया? राज्य सूची से उठाया गया
और कहाँ डाल दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। जैसे ही शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला, कानून बनाने की शक्ति किसके पास हो गई? शिक्षा के संबंध में सेंटर के पास भी है और एज इट इज स्टेट के पास भी है। प्रभावी कौन होगा? क्या तुम्हें लग नहीं रहा कि केंद्र ने अपनी शक्ति का ज्यादा व्यापक प्रयोग करते हुए इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति कहां से कहां ट्रांसफर कर ली? हाँ या ना? विवाद होगा, इस विवाद को सुलझाएगा कौन? ठीक, ऐसा एक मामला क्या था, ये डिस्कस हो चुका है ना, एनआईए। ये क्या हुआ था? 2008 आतंकवादी हमलों को नियंत्रित करने के लिए और रोकने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कानून पास किया? यानी 2008 जब मुंबई अटैक हुआ, मुंबई अटैक के बाद एनआईए एक्ट प्रभावी हुआ। ठीक, यानी आतंकवादियों को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया। ठीक, इसमें 2019 में क्या हुआ? संशोधन किया गया और क्या कहा गया कि किसी भी राज्य के 50 किलोमीटर की परिधि में, कहां पर? 50 किलोमीटर की परिधि में पैरामिलिट्री फोर्स किसी के घर में छापा मार सकती हैं, किसी के व्यक्ति की तलाशी कर सकती हैं और कहीं भी रेड डाल सकती हैं। ये एक्ट किसका है? केंद्र का। किसने संशोधन किया? संसद ने किया। क्या इस एक्ट से उस राज्य की जहां पर ये रेड डाल रहे हैं उनकी अस्मिता को चोट लगी कि नहीं लगी? क्योंकि पुलिस जो है, पुलिसिंग, वो किसका विषय है? लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय है? लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है। यानी राज्य के विषय में हस्तक्षेप किसने किया? एनआईए एक्ट 2019 के तहत किसने हस्तक्षेप किया? विवाद होगा, विवाद हुआ। किसने किया? छत्तीसगढ़ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी और क्या कहा कि एनआईए एक्ट जो 2019 का संशोधन है उसने कहीं ना कहीं राज्यों की अस्मिता को क्या पहुंचाया? चोट पहुंचाया। मामला कहां गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 131 के तहत क्या की? सुनवाई। और सुनवाई करते हुए क्या निर्णय दिया कि जो संशोधन किया गया वह वैध है। क्यों? क्योंकि राज्य की अस्मिता से ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भारत की एकता और अखंडता। समझ में आ गई बात? अगर ऐसे विवाद होंगे तो मामला कहां जाएगा? वो उसका कौन सा क्षेत्र है? प्रारंभिक क्षेत्र। समझ में? यानी हाँ, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। तो याद रखना, अगर कहे कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत किन विषयों की सुनवाई करता है, आंसर क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ परिसंघीय प्रकृति के विषयों की सुनवाई करता है। अदरवाइज और कोई सुनवाई अपने अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। ठीक, दूसरा क्या है इसका? इसी के तहत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास एक अन्य क्षेत्र भी है। क्या है उसको? उसको बोलते हैं समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मतलब समवर्ती मतलब कॉन्करेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। मतलब क्या होगा? इन विषयों के अलावा एक और विषय है जिसकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है अनुच्छेद 131 के तहत। कौन सा है? यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा डायरेक्ट। किसके थ्रू? अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक, वो मर्जी है, हाई कोर्ट भी जा सकते हो लेकिन तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। किसके तहत? और हाई कोर्ट कब जाओगे? किसके तहत जाओगे? नहीं, 226 के तहत। ठीक है, यानी आप गए किसके थ्रू? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की किसके थ्रू? 131 के थ्रू। समझ में आई बात? याद रखना, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। उसका कौन सा क्षेत्र है वो? मतलब मूल अधिकारों को व्यवस्थित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आएगा और 131 के तहत उन मूल अधिकारों को संरक्षित और सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। लेकिन आप किसके थ्रू गए?
उसने सुनवाई किसके थ्रू की? 131 के थ्रू। ठीक है, ये इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये है सुप्रीम कोर्ट का अपीली क्षेत्राधिकार। मतलब कितने प्रकार के मामले होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? दीवानी और दूसरा फौजदारी। ठीक, आप क्या सभी दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं। क्या आप सभी फौजदारी मामलों में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो 132 कह रहा है कि दीवानी और फौजदारी मामलों में अंतिम अपील कहां पर? लेकिन 132 में कहीं भी नहीं लिखा है कि कौन से दीवानी मामले और कौन से फौजदारी मामले। इनको सेग्रीगेट करने के लिए क्या किया गया? 133 दे दिया गया। ऐसे कौन से दीवानी मामले होंगे जहां पर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और 134 में दे दिया गया ऐसे कौन से फौजदारी मामले होंगे जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बात समझ आ गई? तो 132 क्या है? 132 दीवानी और फौजदारी मामलों में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। ठीक, लेकिन कौन से दीवानी मामले, कौन से फौजदारी मामले, इसकी शर्तों का उल्लेख 133 और 134 में अलग अलग सेग्रीगेट करके दे दिया गया। ठीक है, देखो क्या हेडिंग है इसकी? क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट होगा, ये लिखा है। ठीक है, दीवानी और फौजदारी मामलों में जाने का अंतिम आपका रास्ता कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट। अंतिम पड़ाव कहां पर है? लेकिन कौन से, इसका उल्लेख 132 में नहीं दिया गया। इसको जैसे 132 को 133 में जोड़ के देखोगे तो क्या लिखागा? दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। तो ऐसे कौन से दीवानी मामले? ऐसे कौन से दीवानी मामले? इसके लिए 2 शर्तें याद रखना। ऐसे दीवानी मामलों में आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जो 2 शर्तों में से कोई एक शर्त या दोनों शर्तों का पालन कर रहा होगा। तो कौन से दीवानी मामले? देखो, ऐसे दीवानी मामलों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे जहां पर 2 शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। 2 शर्तें या 2 में से कोई एक शर्त। पहली शर्त क्या है? कि ऐसे मामले में विधि का सारवान प्रश्न निहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसे मामलों में आप, ऐसे दीवानी मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे जिस मामले में विधि का सारवान प्रश्न निहित हो। दूसरी शर्त क्या है? अनुच्छेद 134 सब क्लॉज ए के तहत हाई कोर्ट यह प्रमाणित कर दे। क्या कर दे? प्रमाणित कर दे कि यह मामला मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है, और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह उस मामले की सुनवाई करे और अपना निर्णय दे। ठीक है, कितनी शर्तें? पहला क्या है? विधि का साधारण प्रश्न निहित होना चाहिए। दूसरा, या खुद हाई कोर्ट कहे कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं, कृपया सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे और निर्णय दे दे। ये क्या होता है? विधि का साधारण प्रश्न क्या होता है? अगर कोई पूछे विधि का साधारण प्रश्न क्या है? विधि का साधारण प्रश्न मतलब
सुनो, विधि का साधारण प्रश्न का मतलब है कि ऐसा मामला जिसमें विधि का कोई प्रश्न छुपा है और उस विधि की सही से परिभाषा अभी तक आने वाले समय में या बीते समय में नहीं दी जा चुकी है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुलाएगा और एक सुसंगत परिभाषा देते हुए आने वाले भविष्य में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए रास्ता खोल देगा हाई कोर्ट या विभिन्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, जिसके लिए पहले से कोई मामला नहीं था। जैसे एग्जाम्पल देखो, विधि का साधारण प्रश्न को समझो कैसे क्या है। मतलब ऐसी विधि जिसकी परिभाषा अभी तक क्लियर कट नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा उस मामले को और विधि की परिभाषा को सही से परिभाषित करते हुए एक बेंचमार्क के रूप में उसको प्रस्तुत कर देगा। और भविष्य में अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस मामले की सुनवाई करें तो उनके पास एक आधार प्रस्तुत हो जाए। जैसे ये कौन सा कोर्ट है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। एक है और कोई बताओ? लखनऊ में खंडपीठ है, हाई कोर्ट नहीं है। ये मामले ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मिस्टर ए का मामला चल रहा है, ग्वालियर हाई कोर्ट में एक व्यक्ति मिस्टर बी हैं, मुंबई में सी हैं और मद्रास में डी हैं। कौन सा मामला है? दीवानी की फौजदारी? दीवानी मामला। दीवानी मामला क्या होता है? क्या मामला चलाएं समझाने के लिए? डिवोर्स। ए का डिवोर्स हुआ एक्स के साथ, ठीक? ये पुरुष है, ये महिला है। ए का डिवोर्स किसके साथ हुआ? एक्स के साथ। एक्स क्या मांग रही है? जो पैसे एलिमनी मांग रही है। मान लो यहां पे एलिमनी का मामला आया, किसके बीच? ए और एक्स के बीच। सुनवाई कौन चल रहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसने सुनवाई करते हुए निर्णय क्या दे दिया? और ए किस पोस्ट पे है? ए मान लो आईएएस है। सबको बिल्कुल बराबर लेके चल रहे हैं। ऐसा ही मामला कहां चल रहा है? ग्वालियर हाई कोर्ट में। कौन है? बी की पत्नी है भाई। इनके बीच भी डिवोर्स का मामला, सेम कंडीशन। और ग्वालियर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए निर्णय क्या दिया? ये भी क्या है? बी भी क्या है? आईएएस। और सुनवाई करते हुए क्या कहा कि आपको जो जीवन भत्ता है वो कितना देना है? 1 करोड़। समझते रहे ना? ऐसा ही सेम मामला डिवोर्स का सी और जेड के बीच चल रहा है, सेम मामला है। सी भी क्या है? आईएएस है। मुंबई हाई कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई के बाद निर्णय क्या दिया कि जेड को 1.5 करोड़ रुपए देगा, ठीक? सेम मामला डी का कहां चल रहा है? मद्रास हाई कोर्ट में। इसकी वाइफ का नाम Z1। दोनों के बीच सेम मामला, ये भी क्या है? डी। आइए, सुनवाई करते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने क्या दिया कि एलिमनाई कितनी होनी चाहिए? 25 लाख। मामला सेम, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में चलने के कारण निर्णय क्या आया? अलग अलग। ऐसी विभिन्नता को खत्म करने के लिए और सेम मामले में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी एक मुकदमे को अपने पास बुलाएगा और कहेगा कि ऐसे मुद्दे पर विधि का साधारण प्रश्न निहित है। अब मैं जो बेंचमार्क दूंगा वो भारत में स्थित सभी हाई कोर्ट्स, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए क्या होगा? एक आधार होगा। समझ में आ गई बात? नहीं आई? तो इसको क्या कहोगे कि ऐसे विषयों में विधि का साधारण प्रश्न निहित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास बुलाया और एक रूपता लाने के लिए एक निर्णय दिया और उस निर्णय को सभी भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए क्या कर दी है? बाध्यता आरोपित कर दी गई। हाँ, सिर्फ एग्जाम्पल दिया मैं तुम्हें। हाँ बिल्कुल। अरे यही तो होता है ना ह्यूमैनिटी। देखो फिजिक्स नहीं है ये,
कि ई बराबर एम सी स्क्वायर है, ये तुम भी पढ़ रहे हो, ये तुम भी पढ़ रहे हो। ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में आपकी व्याख्या अलग होंगी, ये पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस चीज से क्या तुम सब्सटेंस निकाल पाए। मौर्य काल सबने पढ़ा, लेकिन मौर्य काल से कुछ जब आंसर लिखोगे तो तुम्हारा आंसर, इनका आंसर, मेरा आंसर क्या है। मतलब ह्यूमैनिटी एक ऐसा विषय है, और पॉलिटिकल साइंस क्या है, मैकाबली कुछ बोल के चले गए, उसको पढ़ने वाले लोग उसके अर्थ अलग अलग अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। तो एक रूपता आ ही नहीं सकती। एक रूपता सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ में आएगी, नहीं समझे, जहां पर विज्ञान पूरी तरह से हावी है। ये विज्ञान है कि मानववाद है, वो सॉरी मानवीय विषय है, मानवीय विषय। तो मानवीय विषय मतलब आप जो विषय पढ़ेंगे अपनी मौलिकता के आधार पर उसका क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। तो निष्कर्ष हमेशा अलग अलग आता है। समझ में आ गई बात। ये नहीं है कि न्यूटन का गति का पहला नियम क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। ये पूरे विश्व में एक ही है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये पूरे विश्व में क्या है। तीसरा नियम क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये पूरे विश्व में क्या होगा। यहां पे पढ़ने वाला जो डेरिवेशन करेगा वो वही डेरिवेशन होगा जो यूएस में इसको बैठ के निकाल रहा है। तो एक रूपता है ना, क्यों, क्योंकि ये साइंस है। ये साइंस था क्या, इस वजह से निर्णय क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। समझ में आ गई बात। उसमें एक रूपता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी एक मामले को अपने पास बुलाएगा और क्या कर देगा, अपना निर्णय दे देगा, ताकि भविष्य में ऐसे विषयों पर, चाहे वो हाई कोर्ट हो भारत में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सभी एक प्रकार का निर्णय दे पाए। समझ में आ गई बात। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ऐसा है कि हाई कोर्ट के पास कोई मामला गया, हाई कोर्ट ने मामले को देखते ही कहा कि भैया कि यह मेरे बस की बात नहीं है, या ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, कृपया आप कहाँ जाएं, सुप्रीम कोर्ट। तो एक देगा, वो क्या बोलते हैं, प्रमाण पत्र देगा, और प्रमाण पत्र उस व्यक्ति को देगा। वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, दिखाएगा कि देखो हाई कोर्ट ने भेजा है, और सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनवाई करने लगेगा। समझ में आ गई बात। तो दीवानी मामले कितने, ऐसे दीवानी मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे जिसमें दो शर्त या दो में से कोई एक शर्त क्या हो, फॉलो हो रही हो। पहली कि ऐसा विधि का साधारण प्रश्न निहित है जिसकी व्याख्या इसके पहले नहीं की जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करते हुए उसको अपने पास बुला लेगा। दूसरी शर्त क्या है कि अनुच्छेद 134 के तहत हाईकोर्ट खुद प्रमाणित कर दे कि यह जो मामला है मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, कृपया आप कहाँ जाएं, और आप चले जाएंगे। बात समझ आ गई। तीसरा देखो, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे फौजदारी मामलों में, हाँ सॉरी, ठीक 134, ऐसे फौजदारी मामलों में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार होगा, जिनमें क्वेश्चन मार्क, क्या सभी फौजदारी मामलों में सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि 134 से इसकी गवाही दे रहा है कि ऐसे 4 शर्तें हैं। यदि इन 4 शर्तों में कोई एक शर्त फॉलो हो रही है तब आप ऐसे फौजदारी मामलों में कहां चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। वो 4 शर्त क्या है, पहला देखो, दो तो वही हैं जो, पहला क्या है, विधि का सारवान प्रश्न निहित हो। अगर किसी फौजदारी मामले में विधि का सारवान प्रश्न निहित है तो कहां चले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा 134 एक कहता है हाईकोर्ट प्रमाणित कर दे कि यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, कृपया सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करे। तीसरी शर्त क्या है, ये 3 और 4 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी मामले की सुनवाई की, और सुनवाई करते हुए व्यक्ति को क्या कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। समझना, फौजदारी मामला है, फौजदारी मतलब लड़ाई झगड़ा, मर्डर वर्डर, लूट बलात्कार, जो भी होगा, उसमें क्या हुआ, मामला कहां चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए व्यक्ति को क्या कर दिया, दोष मुक्त। ये खुश हो गया, लेकिन इसका जो प्रतिवादी है वो
मान लो तुमने हमको मार लिया कस के, हम कहाँ चले जाएंगे? हम तुमसे लड़ नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ चले गए? कोर्ट। कहाँ गए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और तुमको क्या कर दिया? दोष मुक्त कर दिया। तो हमें खुजली होगी ना, हम अपनी खुजली मिटाने कहाँ जाएंगे? मामला कहाँ चला गया? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और व्यक्ति को क्या पाया? दोषी पाया। क्या दे दिया? क्या समझे? कुछ समझ आया? इसमें क्या था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने व्यक्ति को सुनवाई करते हुए, मान लो मर्डर कर दिया, मर गया वो आदमी, और व्यक्ति को क्या कर दिया? आरोपी को दोष मुक्त। तो जो जिसका मर्डर हुआ उसके परिवार वाले क्या करेंगे? क्या एक्सेप्ट कर लेंगे उसको? कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट मामले की सुनवाई की, सेम मामला, उसको क्या पाया? दोषी पाया। दोषी पाने के साथ साथ क्या सजा दे दी? मृत्यु। कहाँ चले गए? बिल्कुल, समझ में आ गई बात? ये तीसरी शर्त है। आइए चौथी शर्त देखो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या चल रहा मामला? यहां पे निर्णय दे दिया। यहां पर क्या है? एक मामला क्या है? लंबित। इस लंबित मामले को हाई कोर्ट ने अपने पास बुलाया और आरोपी को क्या कर दिया? मामला कहां चला जाएगा? चार शर्त समझ में आ गई? पेंडिंग है, मामला चल रहा है लेकिन निर्णय नहीं आया, और निर्णय देने से पहले ही इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट ने क्या बुला लिया? अपना ये केस अपने पास बुला लिया और खुद सुनवाई करने लगा। क्यों? हाँ हाँ, तो जिसका मामला चल रहा है वो नहीं जा सकता है? पता चलने मतलब क्या है? पता चलने मतलब है कि हाई कोर्ट को कहीं से ही पता चल जाए। हाई कोर्ट में मतलब, हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट क्या है? एक संस्था है ना। हाई कोर्ट में बैठने वाले कौन है? वो तुम्हारे हमारे जैसे लोग हैं। वो भी व्हाट्सएप देखते हैं, वो भी टीवी देखते हैं, वो भी फोन में बतियाते हैं, उनके भी दोस्त हैं, उनके भी अच्छे अच्छे संबंध हैं। कोई मतलब हाई क्लास का केस चल रहा हो, इसको बुलवा लिया उसने। नहीं समझे? लंबित मामले को कहाँ बुलाया? और हाई कोर्ट ने उस लंबित मामले की सुनवाई करते हुए व्यक्ति को क्या कर दिया? मृत्युदंड। मामला कहाँ चला जाएगा? कितनी शर्तें हो गई? चार। दो शर्तें बाद में जोड़ी गई। सोचो क्या कमी है इसमें, दिमाग लगाओ, फिर से समझो। तीसरी और चौथी शर्त, ये तीसरी और ये चौथी। तीसरी शर्त क्या है? मामला कहां चल रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चल रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए निर्णय दे दिया। निर्णय क्या दिया? इसको क्या कर दिया? दोष मुक्त। इस व्यक्ति को जो दोष मुक्त किया गया, इसके प्रतिवादी कहां जाएगा? हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई की और व्यक्ति को क्या पाया? दोषी। और दोषी ही नहीं पाया बल्कि उसको क्या दे दिया? मृत्युदंड। इस मृत्युदंड के खिलाफ कहां अपील करोगे? यह है तीसरी शर्त। चौथी शर्त क्या है? कुछ नहीं है, बस यहां पे मामला आ गया है और यहां पर क्या है? यहां मामला लंबित है। लंबित मामले को हाई कोर्ट ने अपने पास बुला लिया और सुनवाई करते हुए उसको क्या पाया? दोषी। और दोषी ना पाके, दोषी पाने के बाद भी क्या दे दिया उसको? मृत्युदंड। इस मामले के खिलाफ कहां जाओगे? ये चार शर्तें। दिमाग लगाओ, इसमें क्या कमी है? हाँ, कितनी प्रकार की सजा दे सकता है हाई कोर्ट? हाई कोर्ट सिर्फ मृत्युदंड देता है क्या? मन में क्या आना चाहिए? हो सकता है हाई कोर्ट क्या दे दे? आजीवन कारावास दे दे या 10 वर्ष की। तब क्या ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार होगा? दिमाग लगाओ। आजीवन कारावास दे दे, तुम एक्सेप्ट कर लोगे? कहीं नहीं जाओगे? तो यहां पे तो जा नहीं पा रहे हो। फौजदारी मामले में कितनी शर्तें लिखी हैं? चार। पहली शर्त क्या है? विधि का सार्वभौम प्रश्न नहीं। तो दूसरा क्या है? 134A के द्वारा हाईकोर्ट प्रमाणित कर दे कि ये मामला मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तीसरी शर्त क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चल रहा है, मामले में सुनवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको व्यक्ति को क्या कहा?
दोष मुक्त, मामला कहाँ गया? हाई कोर्ट, दोषी ठहराया और क्या दे दिया? मृत्यु। तीसरी शर्त। चौथी शर्त क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला क्या चल रहा है? लंबित। लंबित मामले को किसने बुलाया अपने पास? हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की, व्यक्ति को दोषी पाया और इतना ही नहीं, क्या दे दिया? मामला कहाँ चला गया? कमी क्या दिख रही है? क्या हाई कोर्ट आजीवन कारावास दे सकता है? क्या हाई कोर्ट 10 वर्ष की सजा दे सकता है? क्या हाई कोर्ट 20 वर्ष की सजा दे सकता है? तब कहां जाओगे? जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इन 4 शर्तों में कहां जा रहा हो सुप्रीम कोर्ट? नहीं जा पा रहा हो ना। सुप्रीम कोर्ट इसके बाद भी 1900 क्या था, 70, 71, 68 ईयर देखो एक बार, ईयर क्या है इसका, इस पे देख लेना। ईयर संसद ने क्या किया? अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करी। किसके अधिकार क्षेत्र में? सुप्रीम कोर्ट के। यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। और संसद ने इसका यूज किया। हाँ, इन 1968 क्या लाया? आपराधिक अपीलीय विस्तार अधिनियम 1968 प्रस्तुत किया गया और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया और 2 नई शर्तें और जोड़ दी, 5वीं और 6ठी। समझ में आई बात? वो क्या शर्तें हैं? 4 आ गई समझ में? पक्का? पहली का है कैसे फौजदारी मामलों में आप सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? पहला, विधि का सार्वजनिक प्रश्न नहीं होना चाहिए। दूसरा, 134A के द्वारा सर्टिफाइड करो। कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। तीसरी क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, मामले की सुनवाई की, सुनवाई करते हुए व्यक्ति को क्या दिया? दोष मुक्त। इस मामले के खिलाफ प्रतिवादी ने अपील कहाँ की? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई की, सुनवाई करते हुए व्यक्ति को क्या पाया? दोषी पाया। इतना ही नहीं, दोषी पाने के बाद क्या दे दिया उसको? मृत्युदंड। तो जिसको मृत्युदंड मिला है वो कहां चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ये तीसरी शर्त। चौथी शर्त क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला लंबित है, इस लंबित मामले को हाई कोर्ट ने अपने पास बुला लिया, सुनवाई की, सुनवाई करके क्या पाया? दोषी पाया। दोषी व्यक्ति को क्या दे दिया? उस मृत्युदंड के खिलाफ अपील कहां की जा सकती है? ये 4 शर्तें। क्या क्वेश्चन उठा कि क्या सिर्फ मृत्युदंड के खिलाफ ही तुम सुप्रीम कोर्ट जा पाओगे? तो शुरुआत में आप मृत्युदंड के खिलाफ ही जा सकते थे, लेकिन अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हुई। किसके अधिकार क्षेत्र में? सुप्रीम कोर्ट के। किसने की? संसद ने। 1968 में क्या लाया? कौन सा कानून पास हुआ? आपराधिक अपीलीय विस्तार अधिनियम इन 1968। एक बार ईयर चेक कर लेना, ठीक है। और 2 नई शर्तें जोड़ दी। कौन कौन सी? तो टोटल आज की डेट में हम 6 शर्तों में से कोई एक शर्त अगर फॉलो होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस मामलों में? फौजदारी मामलों में। क्या है देखो, वही सेम है, कुछ नहीं है। मामला कहां चल रहा है? मामला कहां चल रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में व्यक्ति को क्या कर दिया गया? दोष मुक्त। इसके खिलाफ अपील कहां? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की, व्यक्ति को क्या पाया? दोषी ना पाया, बल्कि क्या दिया? उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा दी। इसके बाद भी आप कहां चले जाएंगे? समझ में आया? क्या उसके अधिकार को बढ़ा दिया? पहले 68 से पहले आप किस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा पा रहे थे? सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट द्वारा दिए गए मृत्युदंड के खिलाफ। 68 के बाद जब संसद ने यह विस्तार अधिनियम पास किया, यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया। बढ़ाते हुए क्या कहा कि यदि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको दोष मुक्त कहा, दोष मुक्त के बाद अपील कहाँ करोगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने दोषी पाया, दोषी के पाने के बाद उस व्यक्ति को या तो आजीवन कारावास की सजा दी या 10 वर्ष तक की सजा दी, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे। 5वीं शर्त। 6ठी शर्त क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला
लंबित चल रहा है, इस लंबित मामले को हाई कोर्ट ने अपने पास बुलाया, दोषी ठहराया, दोषी के बाद आजीवन कारावास की सजा दी या 10 वर्ष तक की सजा दी, उसके बाद भी आप कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट। आ गई बात समझ में? पक्का? मन में क्या खुजली आ रही है? कुछ हो रहा है? गुदगुदी? क्वेश्चन उठाओ ना, क्वेश्चन उठाओ। खत्म। अपील सुने ना सुने सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। वो अपील की सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता नहीं, यहां पे बाध्यता है, यहां पे उसको सुनना पड़ेगा। और कुछ खुजली आई? अरे यार, हाई कोर्ट हो सकता है या तब आप जा पाएंगे? जा पाएंगे, लेकिन इसके थ्रू नहीं जा पाएंगे। बात समझ आई? 134 के थ्रू आप अगर 5 वर्ष की सजा मिली है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, 7 वर्ष की सजा मिली है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन न्याय मिलने का अधिकार सबको है, इसके थ्रू नहीं जाओगे। लेकिन संविधान इतना खूबसूरत बना है, इसके बावजूद भी ऐसे व्यक्तियों को भी रास्ता खोला गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। वो क्या है? वो कौन, किस आर्टिकल के थ्रू जा सकते हो? विशेष अनुमति याचिका। आर्टिकल बताओ। एक 136। यदि किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट ने 5 वर्ष या 7 वर्ष या 8 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष की सजा भी दी है, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन 134 के तहत नहीं जाएंगे, बल्कि 136 के तहत जाएंगे। वो क्या है? विशेष अनुमति याचिका। वो अभी आने वाले समय पढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? पक्का? चलो अब नेक्स्ट मिलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये जो संसद ने क्या किया, यानी हम कह रहे हैं कि संसद को यह शक्ति कि वह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकेगी। कौन सा आर्टिकल है कोई पूछे तो याद रखना 134 क्लॉज 2 में यह शक्ति संसद के पास निहित है। ठीक? पक्का? क्या क्या देखा आज हमने क्लास में? पहला क्या देखा? आर्टिकल 131 क्या है? वो है सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट कैसे मामलों की सुनवाई करेगा? ऐसे मामले जहां पे संघात्मक विषय शामिल हो। यानी संघात्मक विषय कैसे कहेंगे? भारत का फेडरल कैरेक्टर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है वो प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा है। यानी केंद्र की शक्तियां अलग और राज्यों की शक्तियां, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। बाय द वे, अगर ओवरलैपिंग हो गई या एक दूसरे का अधिकार क्षेत्र में कोई एंटर कर गया तो विवाद होगा। इस विवाद को निपटाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। किस अधिकार क्षेत्र के तहत? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत। तो दुनिया में कहीं भी रहना, अगर कोई पूछे सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, तो क्या बताओगे? ऐसे मामलों की सुनवाई करने का क्षेत्र अधिकार है जो परिसंघी प्रकृति के हों। दूसरा कुछ मत बोलना, फेडरल करेक्टर के मामले होंगे तभी आप सुप्रीम कोर्ट प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत सुनवाई करेगा। जैसे दो राज्यों के मध्य कैसे हो सकता विवाद? बताओ। सीमा को लेके विवाद। चलो और बताओ। नदी क्या रास्ता देख के बहती है? तो जो नदी एमपी में बह रही वही नदी यूपी में बह सकती है। जो नदी तमिलनाडु में बह रही वही नदी का वो केरल में बह रही होगी। तो हो सकता है पानी को लेकर क्या हो जाए। ऐसे विवाद को कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट का किस अधिकार क्षेत्र के तहत? याद रखना। हाँ, सिंपल। और क्या? देखो यार, विवाद व्यवहारिक राजनीति यही है ना। बताओ, ये है सेंटर, इस सेंटर में कौन बैठा है? ये है पेरिफेरल्स राज्य, ये है वेस्ट बंगाल का राज्य। इस राज्य में कौन है? दीदी। और ये है यूपी। यूपी में कौन है? तो सीधी सीधी बात है, क्या कभी इनके बीच विवाद होगा? विवाद होगा किसके बीच? विवाद होगा किसके बीच? ये तो व्यवहारिक राजनीति है ना, ये तो सिंपल सी बात है।
सत्ता पक्ष केंद्र में जो है वही अगर सत्ता पक्ष राज्य में है तो कभी विवाद नहीं होगा। विवाद कहाँ होगा? हमेशा गैर सत्ता वाले पार्टी करेगी विवाद, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? 132 क्या कह रहा है कि दीवानी और फौजदारी मामलों में सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीली अधिकार क्षेत्र के रूप में काम करेगा। लेकिन कैसे दीवानी और कैसे फौजदारी मामले, तो इसका उल्लेख आर्टिकल 132 में नहीं है। किसमें है? दोनों को सेग्रीगेट कर दिया गया। 133 दीवानी मामलों को दे दिया गया और 134 फौजदारी मामलों को दे दिया गया। तो ऐसे कौन से दीवानी मामले हैं जिनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं? उनके लिए क्या है? 2 शर्तें। वो 2 शर्तों का उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 133 में। क्या है वो? पहली शर्त, या तो विधि का सारवान प्रश्न निहित हो, या दूसरा अनुच्छेद 134A के तहत हाई कोर्ट यह सर्टिफाइड कर दे कि यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कृपया सुप्रीम कोर्ट आप इस मामले को अपने पास बुलाएं और सुनवाई करते हुए निर्णय दे दें। ये हैं 2 शर्तें। 134 क्या है कि फौजदारी, ऐसे किन फौजदारी मामलों में सुनवाई का अंतिम अपीली अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के पास होगा, इसकी शर्तों का उल्लेख कहाँ किया गया? कितनी शर्तें हैं? तो शुरुआत में 6 शर्तें थी और 1968 के बाद 4 थी, 1968 के बाद 6 शर्तें। वो क्या क्या शर्तें? तो शुरू की 2 तो वही शर्तें हैं जो दीवानी मामलों की हैं। पहली, विधि का सारवान प्रश्न नहीं, तो दूसरी हाई कोर्ट 134A के तहत सर्टिफाई कर दे। तीसरी शर्त क्या है? यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और उस मामले को सुनवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस व्यक्ति को क्या कर दिया? दोष मुक्त, तो प्रतिवादी पक्ष कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए क्या पाया? उस व्यक्ति को दोषी पाया। दोषी व्यक्ति को क्या दे दिया? मृत्युदंड की सजा दे दी। मामला कहाँ चला जाएगा? यह है तीसरी शर्त। चौथी शर्त क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला लंबित है, लंबित मामले को हाई कोर्ट ने अपने पास बुला लिया और बुलाते हुए सुनवाई करते हुए क्या दे दिया? उस व्यक्ति को मृत्युदंड। मामला कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। 4 शर्तें। मुद्दा, क्या मृत्युदंड के खिलाफ ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो शुरुआत में सिर्फ ऐसा था, लेकिन 1968 के बाद जैसे संसद को यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकेगी, और उसने किया। क्या किया? आपराधिक अपीली विस्तार अधिनियम 1968 पास किया और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार क्षेत्र को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, और 2 नई शर्तें जोड़ दी। वो 2 शर्तें क्या हैं? 5वीं शर्त क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चल रहा है, मामले की सुनवाई की, सुनवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस व्यक्ति को दोषमुक्त साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया। मामला कहाँ चला गया? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की, सुनवाई करने के बाद दोषी पाया, दोषी के बाद उस व्यक्ति को आजीवन कारावास दी या 10 वर्ष की सजा दी। तब मामला कहाँ चला जाएगा? 6ठी शर्त क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला लंबित है, लंबित मामले को हाई कोर्ट ने अपने पास बुलाया, सुनवाई की, सुनवाई के बाद उस व्यक्ति को दोषी पाया, दोषी के बाद आजीवन कारावास दिया या 10 वर्ष की सजा दी। कहाँ चले गए? मुद्दा, क्या 7 वर्ष की सजा वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा? तो हाँ जाएगा, लेकिन 134 के तहत नहीं जाएगा, जबकि 136 के तहत जाएगा। 136 क्या है? विशेष अनुमति याचिका। ये कल देखा जाएगा, ठीक है।